हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। इससे संबंधित सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। कौन कौन से प्राकृतिक आपदा हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या है, नेचुरल डिजास्टर क्या है। प्राकृतिक आपदा वो हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर देते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं जो विनाशकारी के रूप में होती हैं। जैसे कि अगर नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, तो उनमें से हमारे जनधन की और पर्यावरण की, पशु पक्षी की और संपत्ति का भारी नुकसान हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। वे आपदाएं जो मानव जीवन पर, पर्यावरण पर, जन संपत्ति पर ये प्रभाव छोड़ती है, वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदा कहलाता है। तो कौन कौन से हैं घटक, क्या क्या है? जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन और बादल का फटना, ये सब क्या हैं? नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी प्राकृतिक आपदा को एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ चीज को सीखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थक्वेक, भूकंप। ये क्या है? ये अंदर की जो प्लेटें होती हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेटें आपस में खिसकती हैं, खिसक जाने से जो हिला होता है, जो थोड़ा सा कंपन होता है, वो कंपन ही क्या कहलाता है? हमारा भूकंप कहलाता है। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट हैं उसके खिसकने से धरती अचानक हिलना शुरू हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, और ज्वालामुखी का विस्फोट। इससे क्या होता है कि पृथ्वी हिल जाती है। तो क्या होगा? हिलने के बाद ये हमें कंपन सी महसूस होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मापने का यंत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मापने का सिस्मोग्राफ और पैमाना है रिएक्टर स्केल। इसी के माध्यम से चीज को पैमाना और यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है और पैमाना रिएक्टर स्केल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये आपको एग्जाम में हो सकता है कि पेपर में आपको ये दिखाई दे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है कारण क्या? टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो हमारी पृथ्वी हिल जाती है, कंपन हो जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे भूकंप कह देंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, क्या क्या प्रभाव पड़ जाता है? भवन गिर जाता है, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या हो जाती है? ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती हैं। ये प्रभाव है। हमें क्या प्रभाव छोड़ता है? प्रभाव ये छोड़ता है कि हमारे बिल्डिंगों को गिरा देता है, सड़कें टूट जाती हैं, जान माल की हानि हो जाती है, सुनामी जैसी स्थिति आ जाती है, समुद्र में आता है तो सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था भूकंप। और बचाव क्या करना है हमें? इससे बचाव ये है कि सबसे पहले आपको लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है। आप सीढ़ी से तुरंत नीचे जाएं, खुले स्थानों पर जाएं, तो आप बच सकते हैं। उसके बाद खुले स्थान पर जाना है, बिजली और गैस को बंद कर देना है। आपको करना है कि बिजली को बंद कर देना है और फिर गैस को चालू नहीं रखना है, नहीं तो ये विस्फोटक का कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन होती है बचाव हेतु, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप घर से बाहर निकलकर ऐसे स्थानों पर जाएं जहां न पेड़ पौधे हों, खाली स्थानों, जिससे आपको कोई क्षतिग्रस्ती ना हो। तो ये रहा हमारा भूकंप का टॉपिक्स, ये खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा को देखते हैं। वो क्या आता है? हमारे सामने आता है फ्लूड यानी कि बाढ़। बाढ़ क्या है? तो जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद लगातार बारिश होती है, नदियों में पानी भर जाता है, फिर सोखने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, तो ये नदी अपने आप को, पानी को बहाव के रूप में नहीं लेती, ये वापस से गांव, तालाबों, कस्बों में पानी जाना शुरू हो जाता है। तो ये जब उफान पर होती है नदियां, तो बाढ़ का रूप ले लेती है। तो आइए देखते हैं, जब नदी, झील या अन्य जल स्रोत पानी सामान्य स्तर से ऊपर बहने लगता है, ऊपर बह गया यानी नदियां में अब बहना बंद हो गई हैं, पूरा भर के जा रहे हैं, तो वो पानी हमारे घरों, हमारे खेतों, खलिहानों तक आना शुरू हो जाता है, तो वो कहलाता है जल स्रोत। जैसे कि नदी, झील, तालाब, तो ये सब भर जाते हैं, तो आसपास के क्षेत्रों में पानी फैलना शुरू हो जाता है, तो वो हमारे घरों में भी भर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे हम बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बाढ़ कहते हैं। कारण क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होती है, नदियां उफान पर हो जाती हैं, नदी का ऊपर फ्लोइंग ज़्यादा हो जाता है, एकदम उसका जल स्तर ऊपर से बहना शुरू होता है, तो वो पानी इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। तो नदियों का उफान
बांध टूट जाता है तो बांध टूटने के बाद ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्रों में पानी बहना शुरू हो जाता है। तो बांध टूट गया और बादल का फट जाना, ये भी बाढ़ का रूप ले लेता है। इतनी बारिश होती है कि उस जगह पर बाढ़ आ जाता है। तो ये रहा मेरा बाढ़। अच्छा एक बात बताओ, प्रभाव क्या करेगा? जो फसल होंगे उसको नष्ट कर देगा। धान खेत में जो धान रोपाई होती है उन सबको क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा, अपने साथ बहा करके नदी के साथ साथ समुद्र में ले जाकर के मिला देगा। तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मकान डूब जाएंगे, बीमारियां फैल जाएगी, यातायात बाधित हो जाएगा, साधन बाधित हो जाएंगे। कोई भी अब साधन सड़क रेल पटरी पर अब चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पानी पानी होगा। तो यातायात आवागमन बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं यातायात। यातायात का मतलब बाधित होना, आवागमन, लोगों का आने जाने का माध्यम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बचाव में देखते हैं, बचाव क्या क्या करना है। ऊंचे स्थानों पर जाएं, जहां आपका जल स्तर वहां तक ना पहुंचे, ऊंचे स्थानों पर जाएं। फिर दूषित पानी को नहीं पीना है। सबसे पहली बात कि दूषित पानी को पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि नीचे पानी पानी भरा रहेगा। तो आपको दूषित प्रदूषित जल को नहीं पीना है। बिजली के खंभों से दूर रहना है, जहां भी रहें। सरकारी निर्देशों का पालन करें, जो सरकार की गाइडलाइन आई थी उसी का ही पालन करना है। तो आप सेफ और सुरक्षित स्थान पे जाकर के रहना है। तो ये रहा हमारा बाढ़। तो बाढ़ के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया। उसके बाद सूखा आएगा, सूखा के बारे में पढ़ते हैं। सूखा, ड्रॉट में सूखा। तो सूखा क्या है? अब बारिश का कई महीनों के बाद बारिश ना होना तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल जैसी स्थिति बन जाएगी। क्या कहता है? लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा ना होना, जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी जब हुआ तो हमारा सूखा हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? जल की कमी के कारण से सूखा होता है, क्योंकि बारिश लंबे समय तक अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर जल की कमी हो जाएगी। जब जल की कमी होगी तो आपको सूखा जैसी अकाल स्थिति आ जाएगी। तो कारण क्या है? वर्षा की कमी होना, भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल का अत्यधिक दोहन का मतलब यह है कि अनावश्यक पानी को आप बर्बाद कर देना, अनावश्यक जल को बर्बाद करना, ये हो गया हमारा दोहन। भूमिगत जल का दोहन, यानी जमीन के अंदर से जो पानी निकालते हैं उसको अनावश्यक इधर उधर फेंकना। तो हमारा वाटर लेवल, भूमिगत का जल का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो भूजल का अधिक दोहन कर देते हैं, अनावश्यक पानी को गिराते रहते हैं, तो वो दोहन कहलाएगा। तो उससे भी पानी की कमी हो जाएगी। तो हम क्या कर पाएंगे? हम पंप सेट वगैरह नहीं चला पाएंगे, पानी खेतों में नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा गाइडलाइन आ जाएगी कि अब पानी भूमिगत जल से निकालना बंद करिए। तो ये हमारा सूखा के अंतर्गत आएगा। और वनों की कटाई करोगे तो वर्षा नहीं होगी, इसलिए आपको क्या करना है कि वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा। इस स्थिति में पेड़ पौधे को काटना नहीं है, काटने की मनाही हो जाएगी, वनों की कटाई नहीं होगी। प्रभाव क्या करेगा? अगर सूखा आता है तो फसलें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बिना पानी के फसल, पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे, सूख जाएंगे सब। और उसके बाद पानी की कमी होगी, पशुओं की मृत्यु होने लगे, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। हम सबको भी पानी की कमी होगी, लेकिन हम लोग उसकी व्यवस्था नदी, तालाबों, झीलों से कर लेंगे। उसके बाद अकाल जैसी स्थिति हो जाएगी, अकाल आ जाएगा, यानी कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग पानी और फल फ्रूट खाने की उपलब्धता न मिलने के कारण से अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे सामने। तो अकाल जैसी स्थिति आ जाएगी। बचाव क्या करना है? वर्षा जल संचयन, यानी कि अगर बारिश हो गई तो उसका क्या करना है? हमें संरक्षण करना है, उसका संचयन करना है, इकट्ठा करना है। अगर आप बारिश को देखें तो उसको क्या करें? संचयन करना शुरू कर दें, उसका संरक्षण करना शुरू करें। अगर बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो वर्षा का जल संचयन करना है, उसके बाद जल संरक्षण करना है। ड्रिप सिंचाई, अगर आप खेती किए हैं तो उस पौधे को उतना पानी दीजिए जितना कि पानी उसको ज़रूरत है, यानी छिड़काव के माध्यम से उसे पानी देना पड़ेगा। अभी क्या है, हम लोग रख देते हैं और लगभग 5-6 जो है इंच तक आप पानी खेत में डाल देते हैं, कहीं कहीं तो 1-1 फीट तक पानी भर देते हैं। तो इस तरीके से पानी नहीं करना है, हमें उनके पौधों पर छिड़काव करना है, उसे कहते हैं ड्रिप विधि। ड्रिप सिंचाई कहते हैं, यानी कि छिड़काव विधि, फुहारा विधि से हमें पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति को जितना पानी की ज़रूरत होती है उतना ही लेता है, उसी तरीके से पौधों को जितना पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी दिया जाएगा। यह है ड्रिप
सिंचाई, अधिक पेड़ लगाना शुरू कर देंगे जिससे कि मानसून में बदलाव आ जाए और बारिश होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हमारा सूखा हुआ, ये सूखा टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद एक प्राकृतिक आपदा और है, इसको देखते हैं क्या है। प्राकृतिक चक्रवात साइक्लोन है। साइक्लोन कहाँ बनता है? ये समुद्र के अंदर बनता है। ये बहुत भयानक होता है, आसपास के इलाकों को ज्यादा प्रभावित कर देता है। क्या करता है? तूफान जैसी स्थिति ले आता है। समुद्र के ऊपर बनने वाला तेज गति से घूमने वाला तूफान क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। चक्रवात ये समुद्र में पाए जाते हैं और ये है सर्पाकार का इस तरह की आकृति होती है। इस तरीके से चक्रवात चलते हैं और समुद्रों में होता है, आसपास के इलाकों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ देता है। आंधी तूफान जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। तो क्या है? समुद्र के ऊपर बनने वाला तेज गति से घूमने वाला तूफान चक्रवात कहलाता है। बनने का शर्त क्या होता है कि ये तापमान इतना या इससे अधिक हो जाता है, तब समुद्र का पानी, तब ये चक्रवात बनना शुरू होता है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको क्या करना है? उस जगह से कहीं दूर जाकर के बसना पड़ेगा जब चक्रवात आना शुरू होता है। सरकार इसकी गाइडलाइन जारी करती है, तो आसपास के इलाकों में जितने लोग रहते हैं सबको क्या करते हैं? ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्रभाव क्या होता है? तेज हवा आती है, भारी बारिश होती है, समुद्री लहरें उठती हैं, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। चक्रवात इतना ज़्यादा भयानक होता है कि आसपास के इलाकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बचाव क्या करेंगे? मौसम विभाग की चेतावनी को मानेंगे। जैसा मौसम विभाग ने बताया कि 2 दिन के बाद चक्रवात आएगा, तो आप अलर्ट हो जाइए और ऐसे स्थानों पर जाइए जहां उस चक्रवात से प्रभावित इलाका ना हो। फिर उसके बाद सुरक्षित स्थान पर जाना है। समुद्र के पास बिल्कुल नहीं रहना, समुद्र के पास नहीं रहना, नहीं तो उसकी चपेट में आ जाएंगे। फिर प्यारे बच्चों आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। ये है सुनामी। सुनामी जापानी शब्द है, आप इसको नोट कर लीजिए। सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है, जापान के दिया हुआ शब्द है सुनामी। एग्जाम में आएगा तो आप क्या कर देना, आप इसको टिक कर देना कि ये जापानी है। समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें को सुनामी कहते हैं। जब सुनामी आता है तो आसपास के जितने सारे इलाके होते हैं या तटीय होते हैं उन सबको अपने आप में मिलाने की कोशिश करता है। इतना खतरनाक होता है वो। तो क्या होता है? समुद्र के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन। भूस्खलन जो तटीय होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वो उसका क्या होता है? खिसकाव हो जाता है। उसे कहते हैं भूस्खलन, कहते हैं भूस्खलन। यानी जितना बड़ा होता है पहाड़ या तट, उसका खिसक जाना वो कहलाता है भूस्खलन कहलाता है। तो क्या कारण क्या बनता? समुद्र के भीतर भूकंप कारण बनता है और समुद्री ज्वालामुखी कारण बनता है और समुद्री भूस्खलन यानी कि उसके पास जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसका खिसकाव ही भूस्खलन का कारण बनता है, वो सुनामी का कारण बनता है। प्रभाव क्या है? तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हो जाती है, जनधन की हानि होती है, समुद्र जल का भूमि में प्रवेश हो जाता है। तो भूमि पर जब प्रवेश होता है तो आसपास के जितने लोग हैं, जानवर हैं, सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो क्या है? समुद्री जल का भूमि पर प्रवेश होना शुरू हो जाता है। बचाव क्या करेंगे? तुरंत ऊंचे स्थान पर जाएंगे, समुद्र तट से दूर रहेंगे, चेतावनी मिलने पर देर नहीं करेंगे, वहां से जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा सुनामी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी, भूस्खलन के बारे में। उसके बाद ज्वालामुखी आएगा। भूस्खलन जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं, चट्टानों का जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं, चट्टान होते हैं, उसका नीचे खिसकाव यानी खिसक जाना। जैसे पहाड़ है तो वह क्या है? सरक जाना। इतना ज्यादा मलबा होता है कि 2-4-5 किलोमीटर तक उसका प्रभाव छोड़ देता है। उसका मिट्टी वह सभी बिल्डिंगों को क्या करता है? अपने में मिला लेता है। बिल्डिंगें सारी टूट जाती हैं और आसपास के जितने लोग हैं उसी मिट्टी में दब जाते हैं। वो पहाड़ जब खिसकता है तो आसपास के क्षेत्र को अपनी मिट्टी के अंदर मिला लेता है। तो वो कह रहा है कि पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानों का नीचे खिसकना भूस्खलन कहलाता है। कब होता है ये? जब बारिश होती है, भूकंप आता है, जब हम वनों की कटाई करेंगे, पहाड़ों की कटाई करेंगे, सड़क निर्माण करेंगे पहाड़ काट करके, तो भूस्खलन आना तय हो जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ हिल जाता है तो ये क्या होगा? भूस्खलन हो जाएगा। भूस्खलन हो जाएगा प्यारे बच्चों। भूस्खलन में क्या होता है? खिसकाव हो जाता है पहाड़ों का। जितने सारे मिट्टी हैं वो सब जमीन के स्तर पर
भागना शुरू कर देते हैं, दब जाता है पहाड़। फिर आते हैं प्रभाव क्या है, सड़कें बंद हो जाएंगी, क्योंकि सड़कों पर क्या हो जाएगा, माटी माटी पूरा हो जाएगा, उस पूरी चट्टान का मिट्टी जो है वो पूरी सड़क पर आ जाएगा, तो वो बाधित हो जाएगा। आसपास के अगर घर रहेंगे तो उनको भी चपेट में ले लेगा, सारे घर टूट के गिर जाएंगे और उसी मलबे में दब जाएंगे। और जनहानि, लोगों की बहुत से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। अगर लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, तो समझ लीजिए आसपास के अगर बिल्डिंग है सब के सब दब जाएंगे। ये है हमारा भूस्खलन। बचाव क्या करेंगे, पहाड़ी ढालों पर पेड़ लगाएंगे जिससे भूस्खलन ना हो, कटाई नहीं करना है और जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रहें। आप ये जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि जब भूस्खलन आएगा तो सबको चपेट में ले लेगा। भारी वर्षा में यात्रा से बचें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा भूस्खलन। उसके बाद हमारे सामने आता है ज्वालामुखी, जिसे वोल्केनो कहते हैं। लावा बाहर आने की कोशिश करता है। जो जमीन के अंदर लावा है वो बाहर जब आता है तो जमीन को फाड़ करके ऊपर आता है। वो जो फाड़ करके ऊपर आया उसे ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ जिसे हम लावा कहते हैं, गैस और राख जब बाहर निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ज्वालामुखी। ये लावा बाहर आना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होती है, दूसरा सुप्त होते हैं और तीसरा मृत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार की ज्वालामुखी हैं। इन तीनों के प्रकार में एक अलग वीडियो में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रभाव, लावा बाहर आता है, राख फैलता है और वायु प्रदूषण होता है। इतना ज़्यादा धुआं होता है कि वायु प्रदूषण हो जाता है। ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक आपदा है जो बहुत भारी आपदा के रूप में नहीं माना, क्योंकि ऐसे स्थानों पे ज्वालामुखी फटता है जहाँ पे लोगों को जनहानि की, संपत्ति की नुकसान नहीं होती है। तो आइए फिर देखते हैं हिमस्खलन। बर्फीले पहाड़ों का जो बर्फ होता है, पहाड़ बर्फ के, उसका खिसकाव हो जाता है तो उसे हिमस्खलन कहते हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बर्फ की चादर ढकी होती है, उन चादरों को, जो बर्फ की चादर है उसका खिसकाव क्या कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है। जैसे ग्लेशियर है तो ग्लेशियर का भी बहना, ग्लेशियर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उनका भी खिसकाव हो गया तो हिमस्खलन हो गया। वो बर्फ की चादर से ढकी हुई पहाड़ जब वो खिसकती है तो उसे हम हिमस्खलन कहते हैं। बर्फीले पहाड़ों से बर्फ का बड़े बड़े भाग का तेजी से नीचे गिरना हिमस्खलन कहलाता है। कहाँ पे मिलेगा, हिमालय क्षेत्र पे, जम्मू कश्मीर पे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये क्या है, ये बर्फीले इलाके हैं, इसलिए बर्फीली इलाकों में आपको मिलेगा हिमस्खलन। इलाकों में मिलता है हिमस्खलन, क्योंकि बर्फ का पहाड़, बर्फ के ग्लेशियर वगैरह जो हैं जब ये लैंडस्लाइड करते मतलब खिसकते हैं तो वो कहलाता है हिमस्खलन। बचाव क्या है, चेतावनी का पालन करें, जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रहें। आगे चलिए, आगे देखते हैं और क्या है। बादल का फटना, आप जानते हैं कि अत्यधिक वर्षा होती है, जिस जगह पे बादल फट जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। बहुत कम समय में छोटे क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाती है, इसलिए वो बादल फटना और वहाँ पे बाढ़ वगैरह की स्थिति आ जाती है। अचानक बाढ़ आएगा, भूस्खलन होगा। भूस्खलन मतलब अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ खिसकना शुरू हो जाते हैं, तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, सड़कें टूट जाती हैं। अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र जो उत्तराखंड और हिमाचल, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे बार बार आपको बादल फटते हुए दिखाई देते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, भूकंप के 4 जोन हैं। चक्रवात सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में आता है, ये पूर्वी तट है, इसलिए चक्रवात पूर्वी तटों में। कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं असम का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक। 2004 में सुनामी भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, वो 2004 में आई थी। आपातकालीन सहायता नंबर 112 है, ये भी आप कर लीजिए, हो सकता है आपको पेपर में दिखाई दे। फिर आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, बादल का फटना हो गया। फिर हमारे पास आपदा प्रबंधन। ये क्या है, आपदा प्रबंधन यानी जो आपदा आया हुआ है, आपदा से पहले, आपदा के समय या आपदा के बाद की जाने वाली सभी व्यवस्थाएं या कार्य आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। क्या व्यवस्था किया गया, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। यानी आपदा आने वाला है उसके लिए जो व्यवस्था, आपदा आ चुका है उसके लिए व्यवस्था, और आपदा के बाद वो सब की जो व्यवस्था है, कार्य है, वो आपदा प्रबंधन कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। सामान्य स्थिति का बहाल करना, आपदा के समय राहत और बचाव, पहले से तैयारी करना, नुकसान कम करना, ये 4 चरण है, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास। इस तरह से हमारा टॉपिक्स नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, और ज्वालामुखी का एक पर्सनल वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में
सुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी लिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।